नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिनबस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो वैसे तो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, जो लोग आईबीसी 2016 का रिवीजन करने वाले हैं या फिर उसे पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जनरली आईबीसी 2016 के बारे में जो कोई जानकारी लेना चाहता है या जो कोई ये पता करना चाहता है, अगर किसी कॉरपोरेट को पैसा दिया था या किसी कॉरपोरेट को माल या कोई सर्विस दी थी और वो उनका पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो उसके अंदर उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है उनसे पैसा निकलवाने के लिए। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन भी दबा दें, ताकि इस तरह के जो छोटे छोटे एक्ट हैं उनके क्विक रिविजन्स जब भी अपलोड हो तब उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कोड क्यों है, ये एक्ट क्यों नहीं। देखिए, ये कोड इसके लिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो अभी तक जो भी एक्ट है जिसके अंदर दिया गया है कि अगर आपके पैसे डूबते हैं तो आपको कैसे रिकवर करना है, तो उनमें से जो रिलेवेंट पार्ट लेके उसको वापस रीअरेंज करके उसमें और कोई सुधार करके ये इसके अंदर अरेंज किया गया है। और इसको जब आप कोड को पढ़ेंगे तब आपको हो सकता है कि दूसरे एक्ट की भी ज़रूरत पड़े पढ़ने की। और जो एक्ट होते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई रहती है उसके रिलेटेड, मतलब जैसे कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। उसके लिए आपको दूसरी कोई किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी है वो कंपनीज एक्ट में है। तो कोड और एक्ट में एक ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, दो वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो इंसॉल्वेंसी किसको बोलते हैं? जब कोई भी कॉरपोरेट अगर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि भाई वो पैसे नहीं दे सकता, किसी का अपना उधार चुकता नहीं कर सकता, तो फिर वो इंसॉल्वेंट होता है। वो पहले इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर लिक्विडेशन में चला जाता है। अगर इंसॉल्वेंसी से बात नहीं बनती है तो लिक्विडेशन में चला जाएगा, और लिक्विडेशन होने के बाद में वो डिसोल्यूशन होगा। तो ये इसकी हायरार्की है कि इस तरह से होगा। और जब अगर कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई कॉरपोरेट के अलावा, इंडिविजुअल हुआ, पार्टनरशिप फर्म हुआ, अगर कॉरपोरेट के अलावा कोई अगर ऐसी स्थिति में आता है कि जो पैसे नहीं दे सकता अपने क्रेडिटर्स को, तो उस स्थिति में वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो उसको उस टाइम पे वो बैंकक्रप्सी की सिचुएशन है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो आईबीसी के तहत जो आप एप्लीकेशन करेंगे, क्या वो किसी के भी अगेंस्ट में कर सकते हैं अपन? तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि हाँ, किसी के भी अगेंस्ट में कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सेक्टर को है जो मतलब इसको आईबीसी के अंदर नहीं लाया गया है, जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए या पेंशन फंड्स हो गए। तो जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोग के अगेंस्ट अपन आईबीसी में नहीं जा सकते। अब जैसे कि एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी है ना, हर कोई सेक्टर में होती है। तो जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी एनबीएफसी है अपन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन जो दूसरी एनबीएफसी अपन उसके अगेंस्ट आईबीसी में जा सकते हैं। इसका जैसे कि एग्जांपल दूँ कि अगर सपोज़ कीजिए आपने बैंक के लिए कुछ काम किया, और सपोज़ करो कि बैंक में फंक्शन था, आपने कोई कैटरिंग सर्विस बैंक को दी है, तो उसके लिए आपका पैसा बाकी है। अब वो बैंक पैसे नहीं दे रही है, तो आप उसके अगेंस्ट आप आईबीसी में नहीं जा सकते। आईबीसी में इन लोगों को अलग रखा गया है, इन लोगों के लिए आईबीसी नहीं बना है। ठीक है। अब आईबीसी दूसरा क्या है, ये टाइम बाउंड प्रोसीजर है। इसके अंदर ऐसा होगा कि 180 दिन में एप्लीकेशन एक बार एक्सेप्ट हो जाती है तो 180 दिन में ये एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, और 180 दिन में नहीं हो पाती तो 90 दिन मैक्सिमम और एक्सटेंशन दे सकते हैं उसको। इसके बारे में अपन आगे जानकारी लेते हैं। ठीक है। अब अगर समझ लीजिए कभी हो जाता है ऐसा कि भाई अपना पैसा डूब गया है किसी कंपनी में, अब ये जो भी अपन बात करेंगे पूरे वीडियो में वो कॉरपोरेट्स के बारे में करेंगे। तो अब ऐसा होता है कि कोई भी कॉरपोरेट में आपका पैसा डूब जाता है, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, 3 जन हैं जो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं आईबीसी के तहत कि भाई उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। और पैसा कब नहीं मिल रहा है? जब ड्यू हो जाए। जैसे आज ड्यू हुआ है, आप कल की डेट में आईबीसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जैसे 3 लोग होते हैं जिनको तकलीफ़ होती है। सबसे पहले तो ये हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिन लोगों ने पैसे लोन पे पैसे कुछ दे रखे हैं, इन लोग को किसी भी कंपनी को लोन पे पैसे दे रखे हैं। दूसरा हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर, जिन लोगों ने कुछ माल दिया था या कुछ सर्विसेज दी थी और उनके अगेंस्ट में उनका पैसा बाकी है, जनरली स्पीकिंग तो ट्रेड क्रेडिटर्स। और तीसरे हो गए डेटर खुद, मतलब वो कंपनी खुद ऐसा सोच रही है कि मैं अब पैसा नहीं चुका पाऊंगी, तो वो भी आईबीसी के तहत एप्लीकेशन कर सकती है कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो।
देखिए दोस्तों, इंसॉल्वेंसी में मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि अगर आपका कहीं पे पैसा डूबता है तो वो कंपनी को क्या कि भाई सीधा बंद कर दो। लेकिन हर बार क्या होता है, बंद करना ही सिचुएशन का मतलब वो टैकल करना नहीं होता। मतलब उस सिचुएशन को आप बंद करके ही टैकल नहीं कर सकते। मतलब किसी को मार के ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, जब वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाएगी ना, तब उसके लिए एक रिजोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर जो क्रेडिटर है और जो वो खुद, वो दोनों साथ में बैठ के अब इस कंपनी को वापस कैसे ऊपर उठाना है, ताकि उनको पैसा है जो अपना भी मिल जाए और ये कंपनी भी ठीक ढंग से चल सके। तो मेन कारण इंसॉल्वेंसी का यही है कि पहले इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे लाओ, उस टाइम पे अगर कंपनी रिवाइव हो जाए तो बहुत बढ़िया, और फिर अगर नहीं हो पाए तो फिर तो लिक्विडेशन है ही है। तो चाहिए आइए वापस अपन उस पर ही आ जाते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करना होगा। तो ये तीन लोग हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और तीसरा हो गया वो डेटर खुद। ये लोग तीनों जा सकते हैं आईबीसी के अंदर एप्लीकेशन में कि भाई कभी भी उनका पैसा उनको नहीं मिले तो उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन किसको करनी है? एप्लीकेशन करनी है एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उनको एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन कब कर सकते हैं? आज आपका पैसा ड्यू हो रहा है, आप कल जा सकते हैं एनसीएलटी में एप्लीकेशन लेके कि भाई इसने मेरे को पैसा नहीं दिया है और इसको अभी इंसॉल्वेंसी घोषित करना है, इंसॉल्वेंट घोषित करना है। लेकिन दोस्तों इसमें यह भी है कि आपका ड्यू जो है ना वो 1 लाख रुपए का होना चाहिए। 1 लाख रुपए से कम वाले नहीं जा सकते इसके अंदर। और अभी एक्ट में 1 लाख रुपए ही है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 1 करोड़ रुपए तक की ये लिमिट ऊपर नीचे कर सकती है। मतलब कल को सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भाई 5 लाख तक करना है तो आप 5 लाख तक भी हो जाएगा। ठीक है। अब फिर आपको बता दिया कि भाई 3 लोग फाइल कर सकते हैं। अब फाइल कौन नहीं कर सकता ये भी एक है। देखिए दोस्तों, जो खुद होता है, जैसे कि अगर मेरी कंपनी है वो डूबने में जा रही है तो मैं कब एप्लीकेशन नहीं कर सकता एनसीएलटी के अंदर? पहला केस तो जब है ना मेरे अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया है तब, मतलब कंपनी को लिक्विडेशन का ऑर्डर मिल गया कि कंपनी को लिक्विडेट होनी है, तब नहीं कर सकते। या फिर लिक्विडेशन प्रोसीजर चल रही है तब नहीं कर सकते। तीसरा, अभी जब मैंने पहला कोई कभी इंसॉल्वेंसी के लिए मतलब कोई रिजोल्यूशन प्लान लिया था, इस आईबीसी के तहत मैं गया था और अभी तक उसको 12 महीने नहीं हुए। मतलब वो आईबीसी के तहत गया था, एक्सेप्ट भी हो गई, अब सब उसका सब कुछ सेट भी हो गया, लेकिन अभी तक उसको 12 महीने नहीं हुए। और रिजोल्यूशन प्लान बनाया था, रिजोल्यूशन प्लान बन गया और बनने के बाद में उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन है उसका अगर मैंने वायलेशन किया है तब भी मेरे को नहीं मिलेगा, तब भी मेरे को मतलब ये चांस नहीं मिलेगा आईबीसी के तहत जाने के लिए। और फिर जो दूसरे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो भी अगर समझ लीजिए 12 महीने के अंदर अंदर अगर उन्होंने आईबीसी के अंदर गए थे और रिजोल्यूशन प्लान्स में टर्म्स एंड कंडीशन जो दी गई है वो अगर उन्होंने वायलेट की होगी तो उनको नहीं मिलेगा ये आईबीसी का ऑप्शन। ठीक है। अब आपको पता चल गया एप्लीकेशन किसको करनी है और कब करनी है। ठीक है। अब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन पहुंच जाती है तो एनसीएलटी के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या फिर तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकती है या फिर उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, और अगर रिजेक्ट करता है तो भी आपके पास 7 दिन का ऑप्शन रहता है। आप 7 दिन में उस एप्लीकेशन को वापस सही करके ले आइए और तो वो वापस उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकती है। ठीक है। एक्सेप्ट कर दिया, और जिस दिन वो एक्सेप्ट करती है उस डेट को बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन डेट। अब जो भी वो 180 दिन का पीरियड है ना वो इस डेट से काउंटिंग होगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन डेट से। फिर जब ये एक्सेप्ट हो गया फिर चालू हो जाता है मोरेटोरियम पीरियड, मतलब अब 180 दिन का पीरियड चालू हो गया है। अब 180 दिन में क्या करना है, उनको जो एनसीएलटी को है वापस रिजोल्यूशन प्लान लाके सबमिट करना है कि भाई हम ये प्लान है, अब हम इस तरह से कंपनी चलाएंगे तो ये कंपनी वापस है जो फ़ायदे में आ जाएगी और हम जो भी पैसा होगा वो चुकता कर देंगे। ठीक है। तो 180 दिन का ये टाइम पीरियड चालू हो जाता है। अब इस 180 दिन में जो भी कंपनी के पास एसेट रहेंगे वो ना ही कोई खरीद सकता है, कोई बेच सकता है, कुछ नहीं। और जो भी अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहे होंगे तो वो सारे बंद हो जाएंगे, वो सारे मतलब रुक जाएंगे 180 दिन के लिए। ठीक है। अभी 180 दिन का पीरियड कब ख़त्म होगा? ये 180 दिन का पीरियड तब ख़त्म होगा जब आपने कोई रिजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को दे दिया है और वो एनसीएलटी उसको अप्रूव कर देती है तब, या फिर तो एनसीएलटी के पास कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं पहुंचता है या कोई और कारणवश लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाता है, तब ये 180 दिन का पीरियड ख़त्म होगा। अब बाद में आता है कि भाई आपने एप्लीकेशन दे दी, एनसीएलटी ने एक्सेप्ट भी कर ली। अब आता है कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको अपॉइंट करना है। अब वो किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा? देखिए होगा क्या कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे ना तब आपको एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम उसके अंदर एप्लीकेशन में लिख के भेज रहा होगा।
तो अगर आप वो जैसे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और जो डेटर खुद अगर वो दोनों प्रपोज्ड, उनको तो कंपलसरी है लिखना, तो वो उन्होंने जिसका नाम लिखा है तो वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उनके पास ऐसा है कि ऑप्शनल है, वो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर लिखा है तो वही होगा, और अगर नहीं लिखा है एप्लीकेशन में तो एनसीएलटी क्या करेगा, बोर्ड को भेजेगा। बोर्ड मतलब कौन, जैसे अपने सीए में आईसीआई रहता है, वैसे ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इन लोगों में रहता है आईबीबीआई। तो आईबीबीआई के पास जाएंगे कि भाई कोई रिकमेंडेशन भेजो इनको नाम के, और उनमें से उनको नाम सिलेक्ट करके फिर ये एनसीएलटी उनको दे देगा और वो बन जाएगा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखिए दोस्तों, ये इंटरिम क्यों है, क्योंकि ये इंटरिम इसके लिए है क्योंकि ये अभी थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती। अभी ये क्रेडिटर की कमिटी भी बनाएंगे, आगे अपन देखते हैं। देखिए अपॉइंट हो गए आईआरपी, अब आईआरपी आ गया। अब आईआरपी क्या करेगा, सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लेगा और अब सब कुछ वही मैनेज करेगा। तो सबसे पहले ही आते ही उसका काम क्या होगा कि वो 3 दिन में, जब भी उसका अपॉइंटमेंट हुआ 3 दिन में वो पब्लिक नोटिस देगा कि भाई ये फलाना फलाना कंपनी है, ये रिजोल्यूशन में जा रही है, मतलब इसमें रिजोल्यूशन में जा रही है, वापस मतलब रिवाइवल में जा रही है। तो और जो भी इसका फॉर्मेट है फॉर्म ए, उसके अंदर उसको ये इस तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है कुल मिला के, ठीक है। और बाद में जो दूसरा काम होगा वो ये कि कंपनी ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाए, मतलब जो भी क्रेडिटर है उनकी कमिटी बनाए, और ये जो कमिटी है वो बना 30 दिन में बना देनी है उसको, और 30 दिन में बना के उसको ये रिपोर्ट है जो सबमिट कर देनी है एनसीएलटी को, ठीक है। अब ये कमिटी कैसे बनेगी, देखिए दोस्तों, अगर कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो सारे के सारे जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे वो सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन जाएंगे। और अगर कंपनी में कोई कमिटी ये फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर बाई वैल्यू, मतलब जो भी जैसे कि 100 अपने पास ट्रेड क्रेडिटर है तो वैल्यू के हिसाब से जो भी हाईएस्ट 18 है उनको लेना है। और अगर समझ लो 18 से कम है तो वो जितने हैं उतने सारे को ले लेना है, पहला ये। दूसरा, जो एम्प्लॉय में से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और तीसरा वर्कमैन है उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो ये लोग बन के फिर बनेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो आईआरपी को आके ये 2 काम पहले करने, बाकी भी और कई सारी ड्यूटीज़ है, बट ये जो 2 मेन ड्यूटीज़ है वो ये। अब एनसीएलटी के भी, जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर को मैंने बताया आपको कि भाई अगर वो लोग नहीं नाम लिख के देते हैं तो एनसीएलटी की जिम्मेदारी है वो अपॉइंट करे आईआरपी। तो उसका भी टाइम बाउंड है, वो उसके लिए भी 14 दिन का समय दिया गया है। 14 दिन में एनसीएलटी को वो अपॉइंट करना ही है आईआरपी उसमें, ठीक है। आईआरपी का जो ड्यूरेशन रहेगा, जो ऑफिस का पीरियड रहेगा, वो कब तक रहेगा, जब तक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाएगा। ये तो अभी मतलब अभी इंट्रीम है ना, अभी तक तो भाई फाइनल वाला आया नहीं अभी तक। अब जो 5वां स्टेप है वो ये है कि अब फाइनल वाले रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है। तो ये कौन अपॉइंट करेगा, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंट करेंगे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर कब अपॉइंट करेंगे, जब उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी। और फर्स्ट मीटिंग कब होगी, जब उनकी कमेटी बन जाएगी। कमेटी बनने के 7 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। तो उस मीटिंग में उन लोगों को सबसे पहला काम करना है वो यही करना है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है। अब लाएंगे कहाँ से रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये, जो अभी इंटरिम चल रहा है उसी को ही बोल दो भाई तो आगे भी कंटिन्यू कर ले, तो वो बन जाएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और दूसरा ये, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग वापस एनसीएलटी को एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको दूसरा आदमी चाहिए। तो एनसीएलटी फिर उनको वही बोर्ड को वापस भेजेगी, बोर्ड के पास भी टाइम रहेगा, वो भी वापस भेजेगी। उस तरह से इनका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होगा। अगर समझ लीजिए इंट्रीम हो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट करने के लिए उनको कमिटी ऑफ क्रेडिटर के 66% वोट फेवर में होने चाहिए। मतलब जो ये केस था कि 51% वोटिंग से कोई भी डिसीजन पास हो जाता है, ऐसा नहीं। इस केस में 66% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए, तो वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आगे कंटिन्यू करेगा। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसकी। देखिए सबसे पहले तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो क्राइटेरिया है सेक्शन 149 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वो सारे इसको एप्लीकेबल होंगे। दूसरा, ये रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अलग से आईबीसी में दी हुई है। तीसरा, ये जो ऑडिटर्स होते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिटर या फिर कोस्ट ऑडिटर या फिर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, पिछले जो 3 साल के जो ऑडिटर थे उनका एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोपरेटर नहीं होना चाहिए। फिर चौथा, जो भी लीगल कंसल्टिंग फर्म है जिनके साथ कंपनी ने ग्रॉस टर्नओवर का 5%
के जितना ट्रांजैक्शन किया था, मतलब उनकी फ़ीस ग्रॉस टर्नओवर के 5% से ज़्यादा थी, और उनका कोई एम्प्लॉय है, पार्टनर है या प्रोपरेटर है, तो वो इसके अंदर नहीं बन सकता रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। और अगर इस दौरान बीच में भी जैसे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर लिया, अगर बीच में भी सीओसी को लगता है कि नहीं मुझे चेंज करना है, तब भी वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी उनको एनसीएलटी को अप्लाई करना पड़ेगा। और वही सिस्टम है 66%, अगर रिप्लेस भी करना है तो भी 66%, और जो प्रपोज्ड नाम है वो भी 66% वोटिंग उसके फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी हो गया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का। अब जो 6th पॉइंट आता है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग का आता है। मीटिंग का जैसे कि मैंने बता दिया, फर्स्ट मीटिंग है जो 7 दिन में होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन है 51% से पास हो जाएगा, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिसके अंदर 66% वोटिंग लगेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया आगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट या उसका रिप्लेसमेंट करना है, या वॉल्यूंटरी सीओसी को लिक्विडेशन करवानी है कंपनी को, तो उसके अंदर 66% लगेगा। और रिजोल्यूशन प्लान जब अप्रूव करेंगे तब 66% लगेगा। तो ये केसेस है जिसमें 66% वोटिंग लगेगी उनके फेवर में, ठीक है। और मीटिंग वगैरह कौन कंडक्ट कराएगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंडक्ट करवाएगा। नोटिस किसको किसको देना है इसके, ठीक है। जो भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर हैं उनके जो भी मेंबर्स हैं उन सबको नोटिस देना है। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अभी सस्पेंड हो गए, पूरा कंपनी का अफेयर्स आरपी के हाथ में, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में है, लेकिन उनको भी ऑर्डर नोटिस तो देना ही है मीटिंग का। वो आएंगे खाली देखने के लिए, उनके पास कोई वोटिंग वगैरह का अधिकार नहीं रहेगा। तीसरे, जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जो जैसे कि टोटल डेट अगर 1 लाख रुपए का है तो उसका 10% 10,000, तो जितने लोगों का 10,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा कंपनी में बाकी है तो उन सबको भी वो नोटिस जाएगा। अब कंपनी की मीटिंग हुई, अब मीटिंग के अंदर कोरम होना चाहिए, मतलब सीओसी की मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर कोरम होना चाहिए। कोरम 33% ऑफ दी वोटिंग शेयर्स का होना चाहिए। देखिए इसके अंदर कैसा होता है, वोटिंग शेयर्स पे सारा डिपेंड करता है, मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे 1 लाख रुपए का पूरा समझ लीजिए कंपनी का डेट है, तो डेट में अगर मेरा पैसा 20,000 रुपये बाकी है तो मेरे पास 20% वोटिंग शेयर, तो इस तरह से होगा। मतलब मैंने एक ने अगर हाथ खड़ा किया तो मेरे 20% वोट फेवर में चले गए। तो इस तरह से क्या होगा, कोरम कब होगा? जब 33% ऑफ दी वोटर्स वोटिंग जो है वो वोटिंग शेयर जो प्रेजेंट होंगे, और अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो नेक्स्ट डे पे सेम प्लेस सेम टाइम पे मीटिंग कंडक्ट होगी। तो ये था कुछ सीओसी की मीटिंग के बारे में। अब फिर जो 7th स्टेप आता है वो रिजोल्यूशन प्लान का, ये मेन स्टेप है। रिजोल्यूशन प्लान ऐसा प्लान जिसके अंदर क्रेडिटर और डेटर दोनों एग्री हो साथ में, और ये जो इंसॉल्वेंसी की जो सिचुएशन है उसको वो लोग सुधार सके, वो ऐसा प्लान होना चाहिए। ये प्लान कौन बना सकता है? ये प्लान कोई भी बना सकता है, लेकिन सेक्शन 29A में वो इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 29A में मतलब आईबीसी में दिया गया है कि वो एक तो कोई फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, उसको वो जेल वगैरह नहीं होनी चाहिए, बस वही सारे जो जनरल कंडीशन हर कहीं जगह हम लोग पढ़ते हैं वही सारे हैं। एक बार आप गो थ्रू करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब किसको देना है ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जाके दे देना है। जो भी आप प्लान रेडी किया है वो उसको देखेगा, उसको ठीक लगेगा, वो आगे सीओसी को फॉरवर्ड करेगा, मतलब सीओसी की जो मीटिंग होगी उसमें फॉरवर्ड करेगा। फिर सीओसी को अगर लगेगा कि नहीं ठीक है, तो 66% अगर फेवर में आ जाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर वो जो मोरेटोरियम पीरियड है 180 दिन का वो भी हट जाएगा। मतलब एक्सेप्ट होने के बाद में वो ऑब्वियसली जाएंगे एनसीएलटी के पास कि भाई हाँ हम लोगों ने ये नक्की किया है, तो वो भी अप्रूव कर लेगी। उसके बाद में सारा मोरेटोरियम भी ख़त्म, और ये जो प्लान है वो सबके अंदर सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा और एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लान रिजेक्ट हो जाता है, सीओसी में नहीं अप्रूव हो पाता है, या फिर एनसीएलटी रिजेक्ट कर देती है उसको, तो उस केस में फिर लिक्विडेशन के ऑर्डर पास हो जाएंगे। मतलब एनसीएलटी रिजेक्ट करेगी ना तो लिक्विडेशन के ऑर्डर पास होगी, बाकी सीओसी तो अप्रूव करके आगे भेज देगी। अब एनसीएलटी के हाथ में उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, नहीं करती है तो फिर वो लिक्विडेशन का ऑर्डर उसको पास करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, एनसीएलटी ने भी एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन किसी को ऐसा था कि नहीं यार ये तो गलत है, तो वो इसके अगेंस्ट अपील में भी जा सकता है। तो अपील में ऐसा नहीं कि भाई मुंह उठाए और चले गए, तो 5 ग्राउंड्स है खाली, अगर वो 5 कारण अगर होंगे तो उसी के लिए आप अपील में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो पहला कारण क्या हो गया कि अगर किसी भी कानून को वो तोड़ता है, किसी भी कानून का उल्लंघन करता है वो रिजोल्यूशन प्लान, तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। दूसरा, अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया था तो आप उसके अगेंस्ट भी तो भी रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट आप जा सकते हो। दूसरा, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उनके डेट को उसके प्लान के अंदर नहीं शामिल किया गया, मतलब उनके डेट का रीपेमेंट कैसे होगा वो कुछ पता नहीं है, तब भी आप जा सकते हो। या फिर जो ये पूरा इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसीजर है उसकी जो कॉस्ट है
या जो फीस वगैरह है उसको प्रेफरेंशियल बेसिस पे पेमेंट के लिए अगर नहीं डाला होगा रिजोल्यूशन प्लान में, तो भी उनके अगेंस्ट भी आप अपील में जा सकते हो। और जो भी, और दूसरा कुछ भी अगर बोर्ड सजेस्ट करता है कि भाई हाँ इसके अगेंस्ट आप अपील में आ सकते हो, तो आप उसके अगेंस्ट भी अपील में जा सकते हो। तो ये 5 ग्राउंड से उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो ऐसा हो कि 180 दिन में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट ही नहीं किया हो, तो उसके अंदर क्या होगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 2 ऑप्शन रहेगा। या तो वो कुछ ही ना करे, कुछ नहीं करेगा तो एनसीएलटी लिक्विडेशन के ऑर्डर दे देगी। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये रहेगा कि एनसीएलटी के पास जाए और कहे कि भाई मेरे को एक्सटेंशन चाहिए, तो एनसीएलटी उसको एक्सटेंशन दे देगी। और ये एक्सटेंशन केवल एनसीएलटी एक ही बार देगी और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए देगी। मतलब अगर एनसीएलटी के पास आप जाते हो और वो बोलती है कि भाई हाँ ठीक है 30 दिन के लिए तुमको एक्सटेंशन दे रही हो, तो वो 30 दिन के लिए फुल एंड फाइनल, अब वापस आप एक्सटेंशन के लिए नहीं आ सकते। मतलब ज़्यादा ज़्यादा वो 90 दिन के लिए दे सकती है और 90 दिन के अंदर अंदर वो कितने बार का भी दे सकती है, लेकिन एक्सटेंशन देगी तो जो भी है एक बार के लिए देगी ऐसा। अब अगर ऐसा होता है कि एप्लीकेशन वगैरह कर दी, सब कुछ हो गया, अब धीरे धीरे कंपनी भी उठने लग गई, या क्रेडिटर को ऐसा हुआ कि यार ये एप्लीकेशन तो गलत कर दी, अब कंपनी पैसा दे देगी, या उन्होंने दोनों म्यूचुअली सब डिसाइड कर लिया, अब वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर चाहती है यार एप्लीकेशन को तो विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है तो 90% ऑफ द वोटिंग शेयर इसके फेवर में होंगे, तो वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं एनसीएलटी में जाके। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया यहाँ तक का पार्ट। अब बात करते हैं कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और लिक्विडेशन में चले जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, लिक्विडेशन में जब भी जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन, तो जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था उसको ही आगे लिक्विडेटर के तौर पे कंटिन्यू करना है, जब भी लिक्विडेशन का ऑर्डर आ जाए तब, तो वो लिक्विडेटर बन जाएगा। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई दूसरे लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है तो फिर वो रहेगा, नहीं तो जब तक वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनली लिक्विडेटर का काम करेगा। ठीक है, अब ऐसे कौन से केस है जिसके अंदर लिक्विडेशन का ऑर्डर दे सकती है एनसीएलटी। हर कोई में ऐसे नहीं लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दी। सबसे पहला तो एक यही कि अगर रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर पाए 180 दिन में, या सबमिट कर देते हो लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर। दूसरा ये कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो लोग मिल के वॉल्यूंटरी डिसाइड करते हैं कि नहीं यार कंपनी को अपने लिक्विडेशन में ले जाते हैं, तो लिक्विडेशन में ले जाते हैं और उसके अंदर 66% वोट इसके फेवर में है तो चले जाएंगे। और तीसरा, अगर रिजोल्यूशन प्लान बनाया है लेकिन रिजोल्यूशन प्लान का सब लोग उल्लंघन कर रहे हैं, या कोई जैसे भी जो भी है उल्लंघन कर रहा है, या डेटर वो खुद उल्लंघन कर रहा है, तो भी इसके खिलाफ भी अपन लिक्विडेशन में जा सकते। एनसीएलटी इसके खिलाफ भी लिक्विडेशन के ऑर्डर दे सकती। ठीक है, अब जब लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होगा तो लिक्विडेटर का सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई किन किन का पैसा बाकी है वो बताओ, तो वो लोग सब आपके बताएंगे। इसके अंदर उनके पास टाइम है, मतलब लिक्विडेटर के पास टाइम रहता है कि भाई जब भी उसका अपॉइंटमेंट हुआ एज ए लिक्विडेटर, तो उसके 30 दिन में उसको सबसे कलेक्ट कर लेना है कि भाई किस किस का कितना पैसा बाकी है। तो जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, वो लोग सब अपना आके क्लेम बताएंगे कि भाई मेरा इतना इतना पैसा बाकी है, और वो सब दे दिया। और फिर लिक्विडेटर के पास 7 दिन का टाइम रहेगा कि ये क्लेम सही है या गलत है, उनको वापस कम्युनिकेट करने के लिए। और किसी ने भी जिसने भी ये बताया कि भाई मेरा इतना पैसा बाकी है, जब भी उसने सबमिट किया उसके 14 दिन के अंदर अंदर वो वापस उस क्लेम को चेंज भी कर सकता है और उस क्लेम को वापस भी ले सकता है। मतलब बाद में आपको पता चला यार 2 बिल तो और छूट गए थे, तो वो 2 बिल का और आप 14 दिन में एडिशन करवा सकते हो, या और भी कुछ पैसा बाकी रह गया था तो वो भी करवा सकते हो, या पता चला कि नहीं यार पेमेंट तो आ गया था तो वापस वो भी विड्रॉ भी कर सकते हो। 14 दिन का टाइम रहेगा। अब देखिए होता क्या है, जब ये लिक्विडेशन में जाएंगे कंपनी को तो पहले ही पता चल जाएगा भाई अपनी हालत ख़राब है, और जब पता ही चलने वाला है कि लिक्विडेशन में जाने वाला है तो कंपनी क्या है कई बार धोखेबाजी कर लेती है। जब ट्रांजैक्शन, आपको पता है कि जब कोई भी लिक्विडेशन में जाती है तो उसकी एक सीरीज़ होती है कि भाई पहले पैसा इसको देना है, फिर उसका, फिर इसका, तो फिर कंपनी भी बड़ी चालाक होती है, जो पीछे नीचे वाले होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे कर देती है जिससे वो आप ऊपर आ जाता है, तो कभी भी लिक्विडेशन होगा तो पैसा पहले उसको मिलेगा। तो उसके अंदर इसके अंदर क्या दिया गया है कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला होगा कि भाई प्रिफरेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसा किया है, आपने कोई एसेट ऐसा ट्रांसफ़र किया है या कोई इंटरेस्ट ऐसा ट्रांसफ़र किया है जिससे उसका जो कैटेगरी है वो बदल के ऊपर आ रही है। जब पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन के टाइम में तब वो ऊपर आ रही है, तब उस टाइम पे अगर वो ऐसा कुछ किया है तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। तो ये किसके साथ, अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ किया हो पिछले 2 साल में, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी के साथ एज ए एम्प्लॉय किया हो तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो सही ट्रांजैक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, किसी और के साथ किया हो पिछले 1 साल में,
मतलब अगर रिलेटेड पार्टी के साथ किया हो तो पिछले 2 साल के रिकॉर्ड देखेंगे, और जब किसी और के साथ किया तो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि भाई कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं किया है, कोई ऐसा एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया, कोई ऐसा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं किया है जिससे उनकी कैटेगरी ऊपर हो रही है, और वो भी जो जानबूझ के हो रही है। दूसरा, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर दिया हो, वही रिलेटेड पार्टी और कोई दूसरा हो, तो 1 साल और 2 साल वाला केस कि जैसे कोई चीज़ 10 लाख रुपए की थी और ट्रांसफ़र कर दिया 2 लाख रुपए में उसको, तो वो भी ट्रांजेक्शन को वापस उसका इफ़ेक्ट सही करना होगा इसके अंदर, वो भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो एक्सटॉर्शियोनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब जिनके अंदर पैसा ज़्यादा मिल गया हो या ज़्यादा दे दिया हो, सॉरी, पेमेंट ज़्यादा कर दिया हो किसी चीज़ का। पेमेंट जैसे बिल तो लाख रुपए का ही था लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दिया 1,50,000 का, तो उस केस में भी ये ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर देना। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो भी एसेट आएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो जो ये इंसॉल्वेंसी के जो कॉस्ट है उसको रिपे किया जाएगा। उसके बाद में जो भी वर्कमैन के ड्यू है जो पिछले 2 साल से बाकी है, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उन दोनों को एक ही सेकंड लेवल पे रखा गया है और उन लोगों को पेमेंट हो जाएगा। फिर तीसरा, जो एम्प्लॉयज़ के वेजेस है जो 12 महीने से पिछले 12 महीने में जो भी बाकी है उनको पेमेंट होगा। उसके बाद में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है अनसिक्योर्ड में, जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन देके रखा है, उनको पेमेंट होगा। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज़ बाकी है उनका पेमेंट होगा। और जो छठी कैटेगरी है उसके अंदर जो भी दूसरे अन्य जो डेट्स और ड्यूज़ बाकी है उनका पेमेंट होगा। तो ये था आईबीसी का। अब आईबीसी में एक और चीज़ है फास्ट ट्रैक वाली। फास्ट ट्रैक में क्या होगा, ये किसके लिए है, सबसे पहले तो ये स्मॉल कंपनीज़ के लिए है, कोई स्टार्टअप है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, स्टार्टअप, जो स्टार्टअप कंपनीज है उनके लिए, या अनलिस्टेड कंपनी जिसका टोटल एसेट 1 करोड़ रुपए से कम है, तो वो लोग फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं। फास्ट ट्रैक में क्या होगा, सभी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, सब प्रोसेस, ये प्रोसेस सारा जो भी है वो 90 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर 90 दिन में नहीं हो पाता है तो सीओसी अगर 75% वोट इसके फेवर में जाते हैं कि भाई हाँ एक्सटेंशन चाहिए, तो वो एक्सटेंशन दे सकता है, और एक्सटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का देगा और वही एक बार देगा। ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है, वही क्रेडिटर डेटर अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो भी सारी प्रोसीजर रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है। अब तीसरा, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद चाहते हैं कि भाई नहीं यार लिक्विडेशन कर देते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिक्लेरेशन करना है, साथ में एफिडेविट वगैरह भी देने हैं, और एक बार डिक्लेरेशन कर दिया उन्होंने तो उनके पास 4 हफ्ते का टाइम रहेगा। 4 हफ्ते का टाइम रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी के 2 चीज़ होती है, या फिर तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि भाई कंपनी का ये पर्पस या ये टाइम पीरियड पूरा होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, और नहीं तो कि भाई वॉल्यूंटरी मैं खुद जाना चाहता हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ। तो अगर एओए में लिखा हुआ है कि भाई हाँ ये इस टाइम के बाद चली जाएगी, तो कुछ नहीं, एक जनरल मीटिंग बुलानी है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया गया है, आप खुद से बंद करना चाहते हो, तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग में। ये होने के बाद में फिर देखना है कि भाई कंपनी के पास कोई पैसा बाकी था या कंपनी के पास कोई पैसा अभी बाकी नहीं है। मतलब हो सकता है भाई पता ही है लिक्विडेशन में जाना ही है, तो हो सकता है सबकी उधारी चुकता कर दी हो, तो वही देखना है कि भाई किसी का उधार बाकी है या नहीं बाकी है। तो अगर किसी का उधार बाकी है तो वो जितने भी जन हैं उनमें 2/3 जो भी लोग होंगे उनसे परमिशन लेनी है, उनसे अप्रूवल लेना है कि हाँ हम लोग लिक्विडेशन में जा रहे हैं। और वो लोग 2/3 जितने भी ऑन वैल्यू, मतलब अगर समझ लीजिए आपका 150 रुपये का बाकी है, तो उसमें से मतलब 150 लाख रुपए बाकी है, तो 100 लाख रुपए जिनके बाकी है वो लोग बोल देना चाहिए कि हाँ भाई चले जाओ लिक्विडेशन में, तो आप जा सकते हो। ठीक है। और अगर कोई भी पेमेंट बाकी नहीं है, कोई भी उधारी बाकी नहीं है, तो तो भी आप लिक्विडेशन में चले जा सकते हो। लिक्विडेशन में जाने के लिए आपको एक तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और आईबीबीआई, इन दोनों को आपको नोटिफाई करना है, और वो नोटिफाई करने के बाद में वो वापस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर देंगे, और वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगी जो हमने आगे देखी थी पूरे आईबीसी में। तो यही सब होगा। आईबीसी में एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये सारी जो चीज़ को आईबीसी में जो सारी जो चीज़ है उसको फॉलो करता है वो है। जैसे कि अपने ऑडिटर है, तो ऑडिटर ज़रूरी नहीं है सीए ही होगा। अभी समझ लीजिए इनकम टैक्स एक्ट में बोल दिया कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है, तो वो भी ऑडिटर हो गया। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज इक्वल टू ऑडिटर,
एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज इक्वल टू CA। तो इस तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।